तो बच्चों आज हम पढ़ना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब पहले आप क्या समझते हैं? एटम का बनावट, ठीक है। तो बहुत से एटम्स को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों से मिलके हमारा एटम्स बना है। एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर 2 और चीज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक न्यूक्लियस तो होते हैं ये। और यहाँ का जो यहाँ पे पार्ट्स एम्बेडेड होते हैं वो कोई और नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो हमें बताए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं और वो कैसे होते हैं, एटम्स कैसा हमें दिखता है। और बहुत सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन को खोजे, प्रोटॉन को खोजे, न्यूट्रॉन को खोजे। चलिए आज हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो पहला है 1808 में जॉन डाल्टन जो थे वो बताए कि मैटर जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। मेटल को हम तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक इनडिस्ट्रक्टेबल स्पेयर्स है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इन एटम। 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पहली बार डिस्कवर किया गया विलियम क्रूक्स के द्वारा। फिर उसके बाद विलियम क्रूक्स को कोई जान नहीं पाया, तो जे थॉमसन ने उनके इस डिस्कवरी को अपने पास लाए और वो उसको फिर से अल्फ़ा क्या बताएं वाटरमेलन मॉडल के द्वारा उसे डिस्कवर किए। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड और चैडविक ये दोनों भी उसमें कैनल रेस को देखे थे। इसकी मदद से उन्होंने प्रोटॉन को ढूंढा था। कैनल रेस कोई और नहीं, एनोड रेस है। अब विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था क्रूक्स ट्यूब, क्या था? क्रूक्स ट्यूब। उसमें उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था, गैस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था। और उसमें एक साइड कैथोड को लगाया था और एक साइड एनोड को लगाया था। और कैथोड की तरफ से रेस निकल रही थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, और उसको ऐसे करके फिट किया था जिसमें हाई वोल्टेज लगाया गया था, एक वैक्यूम पंप लगाया गया था और एक लो प्रेशर को उसके अंदर डाल दिया गया था। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि विलियम क्रूक्स वो फर्स्ट एनोड रे को खोजे थे। और उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस किया गया था यूवी लाइट्स की मदद से। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो उसे हम किस में तोड़ेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से हम उसे H+ और E- में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल में हम देखेंगे न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलके न्यूट्रल चार्ज बनता है। कैथोड रेज जो थी वो कैथोड की तरफ से आ रही थी। और उसके बाद जे थॉमसन आए। ये था क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्रूक्स ने जिंक सल्फाइड को लगा दिया था, जिसकी मदद से ये कैथोड रेस आ रहा था, वो एनोड की तरफ टकरा रहा था। और वो कैथोड रेस को तो हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन को लगा दिया। और जैसे ही वो उस पर टकराया कैथोड रेस, तो वो ग्लो करने लगा, जिससे हमें पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है। वही जे थॉमसन जो थे वो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्सपेरिमेंट किए। एक तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाए और अल्फ़ा पार्टिकल्स को छोड़ दिए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डेविएट हो गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की ओर डेविएट हो गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे चले गए। सीधे क्यों गए होंगे? क्योंकि वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज मिल गया होगा। और डेविएट इसलिए हुए होंगे क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज मिल गया होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं और नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं,
ठीक है। अब एनोड रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एनोड रेस को फर्स्ट एनोड रेस जो थे उसे पहले ई गोल्डस्टीन ने ढूंढा था, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। उन्होंने बताया कि E/M का जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, और उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज लगा दिया था। फिर उनके बाद रदरफोर्ड आए जो प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट किए। एनोड रेस जो थी वो कैथोड और एनोड के बीच से आ रही थी। तो कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे? इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया था किसकी मदद से? थॉमसन की मदद से। प्रोटॉन को ढूंढा गया था किसकी मदद से? अभी हम पढ़े रदरफोर्ड की मदद से। और एक पहले वाले कौन थे? ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था? वो तो जेम्स चैडविक साहब थे। आपने पढ़ा ही होगा इसे क्लास 10th में। एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप लोगों ने देखा। थॉमसन ने कैथोड रेस ट्यूब की मदद से ये ढूंढा, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। रदरफोर्ड ने पार्टिकल स्कैटरिंग की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। ई गोल्डस्टीन ने कैनल रेस की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। और चैडविक भाई जो थे वो बेरिलियम रेडिएशन की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब की मदद से उन्होंने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ढूंढा। अल्फा रे पार्टिकल्स स्कैटरिंग की मदद से उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ढूंढा जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे। और बेरिलियम रेडिएशन की मदद से उन्होंने न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को ढूंढा। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें E/M रेशियो जो था वो सेम था, और एनोड रे का जो E/M रेशियो था वो डिफरेंट था, मतलब सेम नहीं था, ये मान लो। थॉमसन ने हमें पढ़ा, उन्होंने वाटरमेलन मॉडल लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इनका जो मॉडल है इसमें ये रेड पार्ट जो रेड इडिबल पार्ट है वो सारा हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज स्पेयर है वो सीड्स है जो इसमें एम्बेडेड किया हुआ है, ठीक है। एटम्स इज पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड रैंडमली लाइक प्लम्स इन पुडिंग, या तो सीड्स इन ए वाटरमेलन, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज बैलेंस द नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस, सही बात है। देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन दिस मॉडल, इस मॉडल में हमें न्यूक्लियस तो नहीं दिख रहा है, इसमें हमें यही दिख रहा है सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मास इज एज्यूम्ड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, मास जो है इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मास, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मास इवनली स्प्रेड है इस एटम में, ठीक है। फर्स्ट मॉडल टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये पहला मॉडल था थॉमसन का जो यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित है एटम में, ठीक है। दूसरे आए हमारे रदरफोर्ड ने क्या एक न्यूक्लियस बना दिया, उसके बाद एक सर्कल लगा दिया, और उन्होंने और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को पास करा दिया, ठीक है। और उन्होंने यह बताया अल्फा पार्टिकल्स को पास करा दिया थिन गोल्ड फॉइल में, ठीक है। अब मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में पास किए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए, यहाँ से गए और यहाँ से फिर वापस आ गए, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस जो एटम में था वो एम्प्टी था, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, इसीलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में पास हो गए।
फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्ट, कुछ अल्फा पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स हमें दिख गया था, इसीलिए। पॉजिटिवली चार्ज जो थे वो बहुत सारे स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट थे, जो कि क्या कर रहे थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल कर रहे थे। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। अगर हम रेडियस के मुकाबले देख लें तो रेडियस जो है एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर है, और वही न्यूक्लियस का रेडियस हमारा 10⁻⁻15 मीटर है। तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर या और मास नंबर। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसको हम कोई भी एटम को हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट में। ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। ये क्या है एटॉमिक मास। ए से हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं और जेड से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास ए बराबर होता है n+p, और नंबर ऑफ ये हमारा होता है ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी कार्बन 12, इधर 12 लिखेंगे, इधर क्या लिखते हैं हम एटॉमिक मास लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा ए एटॉमिक मास। ठीक है। और इधर हम क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर हम पढ़ा है 6 होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ए, इसे हम क्या लिखेंगे जेड। ठीक है। तो ए बराबर होता है n+p, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो हमें पता नहीं है, प्रोटॉन तो पता है, जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये 6 और ये 12, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 6। ठीक है। और तो ये हम निकाल लेते हैं। अब आइसो स्पीसीज, आइसो स्पीसीज, आइसो मतलब होता है सेम। तो आइसो स्पीसीज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, आइसोटॉप्स और आइसोबार। ठीक है, आइसोटॉप और आइसोबार। ठीक है। आइसोटॉप मतलब सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे देख सकते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा 17 दिया हुआ है, एटॉमिक मास 35, और दूसरा एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 37। उसी तरह आइसोबार अगर हम देखें, आइसोबार में सेम होता है तुम्हारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो वही आर्गन का देख सकते हैं, 18 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। और आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। वही कैल्शियम का देखें 20 होता है एटॉमिक नंबर और 40 होता है एटॉमिक मास। ठीक है। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल। ठीक है।